अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 29 सितंबर है, दिन है इतवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उनकी जगह पर नए सेक्रेटरी जनरल का नाम इस वक्त जो सामने आ रहा है वो है हाशिम सफ़ीउद्दीन। लेकिन इस बीच में भी एक और सेक्रेटरी जनरल जो कि मुख्तसर तरीन अरसे के लिए बने या जिनका नाम तजवीज़ किया गया, अब इसमें थोड़ा सा इबहाम है। इनका नाम है हसन खलील यासीन। इनका नाम बतौर सेक्रेटरी जनरल पेश हुआ और कुछ इतलात के मुताबिक इनकी मंजूरी भी आ गई थी और उसके फ़ौरन बाद इनको भी शहीद कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कम तरीन वक्त के लिए सेक्रेटरी जनरल रहे। और मज़ीद इस वक्त जो हाशिम सफ़ीउद्दीन के मुताल्लिक़ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, कुछ डिटेल्स उनके हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से। हाशिम सफ़ीउद्दीन जो हैं ये हसन नसरुल्लाह के साथ बड़े लंबे अरसे से हैं, उनके ज़ेर तरबियत हैं। हाशिम सफ़ीउद्दीन कौन हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं हिज़्बुल्लाह के लिए, आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। हाशिम सफ़ीउद्दीन इस वक्त बतौर सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह इस वक्त तैनात हो चुके हैं और आप सैयद हसन की वालदा के चचाजाद भाई हैं। उनके भाई अब्दुल्ला सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के ईरान में नुमाइंदा हैं। आपके बेटे रज़ा सफ़ीउद्दीन ज़ैनब सुलेमानी के शोहर और शहीद कासिम सुलेमानी के दामाद हैं। सैयद हाशिम हिज़्बुल्लाह की जब से इसका आगाज़ हुआ है, इसकी तासीस से लेकर अब तक हिज़्बुल्लाह के एक अहम रुकन के तौर पर इसके साथ हैं और 1992 से हिज़्बुल्लाह के अजराई ग्रोह के सरबराह भी रहे हैं। आप जमात की फैसला साज 7 रुकनी कमेटी के अहम तरीन रुकन हैं। हसन नसरुल्लाह के बाद अगर आप इन दोनों की तस्वीर को गौर से देखें तो आप इनमें कोई फ़र्क बमुश्किल मालूम कर सकेंगे। ना सिर्फ इनकी शक्ल शुबाहत, इनकी चाल ढाल, इनकी आवाज़, सारा कुछ बिल्कुल एक सा है, बल्कि इनका एक लंबा अरसा साथ रहने के बाद तमाम चीज़ें वो हसन नसरुल्लाह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं। हसन नसरुल्लाह के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो थोड़े मॉडरेट थे, थोड़े नरम मिजाज थे। इनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये बड़े एग्रेसिव हैं। और अब जो ख्याल किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने हसन नसरुल्लाह की जगह पर इनको तैनात करवाकर, यानी तैनात करवाकर से मतलब है कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, उनकी जगह पर इनकी तैनाती हुई और इनको सेलेक्ट किया गया बतौर जनरल सेक्रेटरी हिज़्बुल्लाह। तो अब ये नेतन्याहू के लिए शायद कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, इसराइल कई सालों से, कई महीनों से हसन नसरुल्लाह उनकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए था, लेकिन ये मौके की तलाश में था, एक अहम तरीन मौके की तलाश में। अब इस मौके के ऊपर अगर देखा जाए तो हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का ये जो अहम तरीन मौका है, इसके मुतल्लिक़ और भी काफ़ी सारे हक़ाइक़ हैं जो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये जो मौका है ये बड़ा अहम है। ये एक ऐसा मौका है जब इसराइल की फ़ौज अपने तमाम तर साजो सामान के साथ लबनान के बॉर्डर पर मौजूद है और हिज़्बुल्लाह की जो टॉप क़यादत है, तजर्बेकार क़यादत है, उनको शहीद किया जा चुका है। एक और अहम नाम जो कि कुद्स, कोब, सीरिया और लबनान, इनके जो रहनुमा थे, इनके जो कमांडर थे, उनको भी इसी हमले में शहीद किया गया। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको कुछ दिन पहले ही शहीद कर दिया गया। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह को दीगर नुकसानात पहुंचाने के बाद अब इस मौके पर हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया जाता है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि जो नेतन्याहू और योआव गैलेंट, ये दोनों इसकी टाइमिंग पर एग्री नहीं थे। वो कहते थे कि नेतन्याहू कहता था कि मैं वाशिंगटन से वापस आ लूँ और इसके बाद ये ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उसको जो ब्रीफ किया गया वो ये कहा गया कि इसके बाद ये एक छोटा सा मौका है। अब मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ही मुख्तसर सा दौरा था जिसकी डिटेल कुछ चंद अफराद के पास थी कि हसन नसरुल्लाह ये दौरा करने वाले हैं, और उसके बाद की इतला भी इसराइल के पास थी। और उसके बाद की इतला ये थी कि हसन नसरुल्लाह इसके बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तहफ़्फ़ुज़ में चले जाएंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी में चले जाएंगे, वहाँ पर उनके ऊपर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा ये एक मुख्तसर सा टाइम है जिसको यूटिलाइज़ करके हमला कर दिया जाए। तमाम डिटेल सुनने के बाद नेतन्याहू मंजूरी दे देता है और उसके बाद ये हमला कर दिया जाता है। हमले की डिटेल ये है कि इसके अंदर 85
बंकर बस्टर बम्स इसमें इस्तेमाल किए गए। 85 बंकर बस्टर बम्स, जिनमें से एक जो है 5000 पाउंड 5000 पाउंड वजनी बम था। इसकी जो डिटेल है वो ये है कि एक बंकर बस्टर बम फटने से पहले ज़मीन के अंदर 30 मीटर गहराई तक जा सकता है। 30 मीटर गहराई तक ये पेनिट्रेट करने के बाद उसके बाद ये फटता है। और यही वजह थी कि जब ये हमला किया गया तो उसके बाद इसराइली जो ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये ऐलान किया और कहा कि हसन नसरुल्लाह के बचने की सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि वो इस जगह पर मौजूद ना हो। ये 6 बिल्डिंग्स, इनको मुकम्मल तौर पर फ्लैट कर दिया गया और इसमें मौजूद तमाम के तमाम लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। कम से कम 500 अफराद के शहीद होने की जो अंदाज़ा है वो इसमें लगाया जा रहा है। इसराइली फ़िज़ाइया के 69th स्क्वाड्रन ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया, इसके अंदर हिस्सा लिया। इसके स्क्वाड्रन के जो लीडर हैं उन्होंने चैनल 13 को बताया कि इसके मुताल्लिक तमाम तर जो डिटेल है वो हमें बिल्कुल नहीं बताएगी। हमें बताया गया था कि फ़लाँ जगह पर टारगेट करना है, लेकिन चंद घंटे पहले सिर्फ डिटेल बताई गई कि टारगेट कौन है। इस कदर सीक्रेसी रखी गई। और इसमें एक और अहम तरीन फैक्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें 3-4 गवाहियाँ आ चुकी हैं। चाइना कह चुका है कि इसमें तमाम तर जो आर्डर्स हैं, तमाम तर जो फैसिलिटेशन है ये अमेरिका ने की। इसके अलावा रूस कह चुका है कि तमाम तर जो फैसिलिटेशन है ये अमेरिका ने की। रूस की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। इसके अलावा ईरान के सदर उन्होंने भी कहा कि ये वाशिंगटन का तमाम तर प्लानिंग है। अब इसके मुतल्लिक एक बड़ा अहम तरीन फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। हमले के वक्त लबनान के साहिल पर US अवैकस एक जो उसका एयरक्राफ्ट है वो मौजूद था। ये सर्वेलेंस करता है और आम तौर पर ये हमले के बाद सिर्फ हमले के वक्त नज़र आया। इसकी जो टाइमिंग वहाँ पर है, इसकी मैप आपके सामने है, 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वहाँ पर मौजूद रहा और ये हमला किया जाता है 6:30 बजे। लिहाजा US की इसमें मुकम्मल तौर पर रजामंदी शामिल है। जो बाइडन ने इसके बाद इसकी कामयाबी पर बाकायदा से मुबारकबाद दी और कहा कि इसराइल ने बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अचीव किया है। और दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है जिसकी वजह से ख़बरें नहीं पहुंच रही, और वो ख़बर ये है कि इस वक्त इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट है। मीडिया ब्लैकआउट होने से पहले एक ख़बर दी जाती है और वो ख़बर ये है कि यरूशलेम के ऊपर एक हमला हुआ है लबनान की तरफ से और बहुत बड़ा हमला था। इसमें फौरी तौर पर कुछ मनाजर ये हैं जो कि मैं आपको शायद दिखा सकूं, और वो मनाजर ये हैं कि इस हमले में मुकम्मल तौर पर पावर आउटेज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाता है और उसके बाद से मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है। वहाँ पर क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन जो ख़बरें जो हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आई हैं वो ये हैं कि एक वहाँ पर जो मिलिट्री लीडर्स थे इसराइली आर्मी के, उनकी एक मीटिंग चल रही थी यरूशलेम में जिसके ऊपर हमला किया गया। यरूशलेम के मशरक़ में एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसराइल की जो एक कॉलोनियल सेटलमेंट है, माली मखमास इसका नाम है, वहाँ पर लबनान से रॉकेटों के साथ हमला किया गया। इसके बाद एक और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यमन के अंसारुल्लाह की वो भी आती है और उसमें बताया जाता है कि उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर बिन गोरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया है जब नेतन्याहू वापस आ रहा था। उसकी फ़्लाइट जो ही लैंड होती है तो ये बिन गोरियान एयरपोर्ट पर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से हमला हो जाता है। सिर्फ एक रॉकेट दागा जाता है। अब ये इसके मुताल्लिक मैं आपको बता दूं कि यमन के अंसारुल्लाह सिर्फ एक रॉकेट दागने के मुताल्लिक उनके पीछे इसकी साइंस क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। वैसे बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी ये कोई ख़ास हमला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अभी जिसे कहते हैं ना कि टेस्टिंग फेज़ से गुजर रहे हैं। उनके पास उन्होंने जो हथियार जो अभी प्रेसिजन मिज़ाइल्स वगैरह बनाए हैं उनको शायद टेस्ट कर रहे हैं। एक एक मिज़ाइल दाग कर ये फ़लस्तीन 2 मिज़ाइल वंस अगेन उन्होंने यूज़ किया है इसमें, और इसके रेंज और उसके मुताल्लिक मैं ऑलरेडी पहले ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा हमला होता है और ये हमला एक हमला नहीं है, इसमें हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सीरिया के अंदर एक ऐसी बेस जहां पर अमेरिका के फ़ौजी तैनात हैं, जहां पर अमेरिका के फ़ौजी रहते हैं, कोनोको ऑयल फील्ड
یہاں پر یہ حملہ کیا جاتا ہے اور اس میں بہت بڑے دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں ناردرن ایریا میں۔ دیر الزور صوبہ ہے، دیر الزور سیریا کا ایک صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ یروشلم کے اندر ایک جو دوسرا ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ہے سینٹ جارج ہوٹل۔ یہ سیٹلمنٹ جو ایک یروشلم کے قریب ایک سیٹلمنٹ ہے، وہاں پر یہ ہوٹل ہے، اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور کچھ مناظر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تل ابیب کے ساحل سے۔ جو ہی یہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت تل ابیب کے ساحل پر کیا مناظر تھے، ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور دوستو اس وقت دنیا بھر میں اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف، حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ترکی میں اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں اور لبنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی یمن کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور یمن کے لوگوں نے سڑکوں پر بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر لبنان کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ موروور یہ ہے کہ عراق میں بغداد کے اندر جو امریکہ کی ایمبیسی ہے اس کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہیں پر اس چیز کی بھی اطلاعات ہیں کہ مظاہرین نے یو ایس ایمبیسی کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے۔ امریکن جو کمپلیسٹی ہے، امریکن جو اس میں شمولیت ہے، امریکہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے متعلق میں اس وقت آپ کے سامنے ایک بڑا آئی اوپنر قسم کا ایک ویڈیو بھی چلانا چاہتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ Palestinians had every right to do what they did on October the 7th. Israel has been under the UN Charter as an occupying power and under Geneva since 1967. یہ شخص سابق چیف آف سٹاف ٹو دی یو ایس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کرنل لارنس ولکرسن ہے۔ یہ بڑے اہم ترین عہدوں پہ رہا ہے امریکہ کے حوالے سے، اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس ویڈیو میں یہ بڑی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر پوری دنیا میں آپ کسی اور شخص کی بات پر یقین نہیں رکھتے تو کم از کم اس کو سن لیں۔ اسرائیل یو این چارٹر کے تحت ایک مقبوضہ طاقت ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ جو کچھ انہوں نے اکتوبر 7 کو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اور اسرائیل یو این چارٹر کے تحت مقبوضہ طاقت ہے، جنیوا کے تحت 1967 سے قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اس نے مقبوضہ طاقت کے طور پر کبھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، کبھی ارادہ بھی نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں پر بے دخل کیا ہے، باغات سے بے دخل کیا ہے، گھر تباہ کیے ہیں، ان کے بچوں کو مارا ہے۔ ایک غیر ذمہ دارانہ ریاست ہے، اس لیے فلسطینیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بالکل اس کے خلاف مزاحمت کریں، اور 7 اکتوبر کو جو انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اور ہر دفعہ F-16 جب غزہ کے اوپر اڑتا ہے اور بم گراتا ہے، 250 پاؤنڈ وزنی بم کو مارتا ہے، تو تم مجرم ہو امریکیوں، تم مجرم ہو۔ امریکہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مجرم ہو، اتنے ہی جتنا بنیامین نیتن یاہو اور اس کا رائٹ ونگ لیکوڈ ایک سیاسی پارٹی ہے جو کہ بنیامین نیتن یاہو کو مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ اور مزید یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ غزہ کے اندر لوگوں کا قتل عام کرے۔ تو یہ امریکن ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار کا یہ انٹرویو ہے جس میں وہ یہ تمام باتیں کر رہا ہے۔ موروور یوکرائن اور رشیا کی وار کے حوالے سے اہم ترین آپ کو ایک نیوز دینا چاہتا ہوں۔ نیٹو کے 9 افسران ہلاک ہو چکے ہیں، اور نیٹو کے یہ انتہائی اہم ترین افسران تھے، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان حملوں میں جو کہ رشیا نے ان کے اوپر کیے ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ جو افسران ہیں یہ بما دیگر اپنے جو فوجی ہیں ان کے ساتھ یہ سٹارو کانسٹینٹینو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ افسران رمسٹین کے راستے سفر کرتے ہوئے یوکرائن پہنچے، اور یہ ایک بنکر میں تھے، وہاں سے یہ سٹارم شیڈو میزائلز اور سکالپ میزائلز استعمال کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ OSU فائٹرز کو کنٹرول کر کے ان سے میزائل بازی کر رہے تھے، اور نیٹو کے جو جاسوسی جہاز ہیں ان کے ساتھ یہ کوارڈینیٹ کر رہے تھے۔ جب ان کو ہلاک کیا گیا،
جب طاقتور دشمن سامنے ہے تو طاقتور دشمن ہمیشہ ان کا یہی حال کرتا ہے، اور یہ مثال دینے کی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس وقت حزب اللہ کے پاس صرف اور صرف راکٹس ہیں، میزائلز ہیں، اور ان کے بل بوتے پر جو کچھ وہ کر رہا ہے اس وقت وہ غالباً ناکافی ہے۔ جذبے اور سارا کچھ وہ چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب تک آپ کے پاس سامان حرب نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس جو لیٹسٹ جو ویپنز ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس میں جنگ کو جیتنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور دنیا بھر سے اہم ترین خبروں کے متعلق۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اہم ترین ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔